मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज दुनिया भर में ईसाई समुदाय के लोग ईस्टर मना रहे हैं। मैं सभी लोगों को ईस्टर की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मेरे युवा दोस्तों, आप सब एक तरफ एग्ज़ाम में बिजी होंगे, कुछ लोगों की एग्ज़ाम पूरी हो गई होगी और कुछ लोगों के लिए इसलिए भी कसौटी होगी कि एक तरफ एग्ज़ाम और दूसरी तरफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। आज भी शायद आप भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच का इंतज़ार करते होंगे। पिछले दिनों भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 2 बेहतरीन मैच जीते हैं। एक बढ़िया सा मोमेंटम नज़र आ रहा है। आज जब ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलने वाले हैं, मैं दोनों टीमों के प्लेयर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। 65% जनसंख्या नौजवान हो और खेलों की दुनिया में हम खो गए हो, ये तो बात कुछ बनती नहीं है। समय है खेलों में एक नई क्रांति का दौर का, और हम देख रहे हैं कि भारत में क्रिकेट की तरह अब फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी एक मूड बनता जा रहा है। मैं आज नौजवानों की एक और खुशखबरी के साथ कुछ अपेक्षाएं भी बताना चाहता हूं। आपको शायद इस बात का तो पता चल गया होगा कि अगले वर्ष 2017 में भारत फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है। विश्व की 24 टीमें भारत में खेलने के लिए आ रही हैं। 1951, 1962 एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था और 1956 ओलंपिक गेम्स में भारत चौथे स्थान पर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों में हम निचली पायरी पर ही चलते गए, पीछे ही हटते गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए। आज तो फीफा में हमारा रैंकिंग इतना नीचे है कि मेरी बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों भारत में युवाओं की फुटबॉल में रुचि बढ़ रही है। EPL हो, स्पेनिश लीग हो या इंडियन सुपर लीग के मैच हो, भारत का युवा उसके विषय में जानकारी पाने के लिए, टीवी पर देखने के लिए समय निकालता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रुचि तो बढ़ रही है, लेकिन इतना बड़ा अवसर जब भारत में आ रहा है तो हम सिर्फ मेजबान बन करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे कि इस पूरा वर्ष एक फुटबॉल 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 का माहौल बना दें। स्कूलों में, कॉलेजों में, हिंदुस्तान के हर कोने पर हमारे नौजवान, हमारे स्कूलों के बालक पसीने से तरबतर हो, चारों तरफ फुटबॉल खेला जाता हो। ये अगर करेंगे तो फिर तो मेजबानी का मजा आएगा। और इसलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम फुटबॉल को गांव-गांव, गली-गली कैसे पहुंचाएं। 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप एक ऐसा अवसर है। इस एक साल के भीतर भीतर हम चारों तरफ नौजवानों के अंदर फुटबॉल के लिए एक नया जोम भर दें, नया जुस्सा भर दें। इस मेजबानी का एक फ़ायदा तो है ही है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, खेल के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उस पर ध्यान जाएगा। मुझे तो इसका आनंद तब मिलेगा जब हम हर नौजवान को फुटबॉल के साथ जोड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक अपेक्षा करता हूं, 2017 की ये मेजबानी
ये अवसर कैसा हो, साल भर का हमारा फुटबॉल में मोमेंटम लाने के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम हो, प्रचार कैसे हो, व्यवस्थाओं में सुधार कैसे हो, फीफा अंडर 17 विश्व कप के माध्यम से भारत के नौजवानों में खेल के प्रति रुचि कैसे बढ़ी, सरकारों में, शैक्षिक संस्थाओं में, अन्य सामाजिक संगठनों में खेल के साथ जुड़ने की एक स्पर्धा कैसे खड़ी हो। क्रिकेट में हम सब ये देख पा रहे हैं, लेकिन यही चीज़ और खेलों में भी लानी है। फुटबॉल एक अवसर है। क्या आप मुझे अपने सुझाव दे सकते हैं? वैश्विक स्तर पर भारत का ब्रांडिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर मैं मानता हूँ। भारत की युवा शक्ति की पहचान कराने का अवसर मानता हूँ। मैच के दरमियान क्या पाया क्या खोया उस अर्थ में नहीं, इस मेजबानी की तैयारी के द्वारा भी हम अपनी शक्ति को संजो सकते हैं, शक्ति को प्रकट भी कर सकते हैं और हम भारत का ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। क्या आप मुझे नरेंद्र मोदी ऐप इस पर अपने सुझाव भेज सकते हैं क्या? लोगो कैसा हो, स्लोगन्स कैसे हो, भारत में इस बात को फैलाने के लिए क्या-क्या तरीके हो, गीत कैसे हो, सोवेनियर्स बनाने हैं तो किस-किस प्रकार के सोवेनियर्स बन सकते हैं। सोचिए दोस्तों, और मैं चाहूँगा कि मेरा हर नौजवान ये 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप का एम्बेसडर बने। आप भी इसमें शरीक होइए। भारत की पहचान बनाने का सुनहरा अवसर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छुट्टियों के दिनों में आपने पर्यटन के लिए सोचा ही होगा। बहुत कम लोग हैं जो विदेश जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने अपने राज्यों में 5 दिन 7 दिन कहीं चले जाते हैं। कुछ लोग अपने राज्यों के बाहर जाते हैं। पिछली बार भी मैंने आप लोगों से एक आग्रह किया था कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ से फ़ोटो अपलोड कीजिए। और मैंने देखा कि जो काम टूरिज़्म डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, जो काम हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट नहीं कर सकता, जो काम राज्य सरकारें, भारत सरकार नहीं कर सकती हैं, वो काम देश के करोड़ों करोड़ों ऐसे प्रवासियों ने कर दिया था। ऐसी ऐसी जगहों के फ़ोटो अपलोड किए गए थे कि देख करके सचमुच में आनंद होता था। इस काम को हमें आगे बढ़ाना है, इस बार भी कीजिए, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ लिखिए, सिर्फ फ़ोटो नहीं। आपकी रचनात्मक जो प्रवृत्ति है उसको प्रकट कीजिए। और नई जगह पर जाने से, देखने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो चीज़ें हम क्लासरूम में नहीं सीख पाते, जो हम परिवार में नहीं सीख पाते, जो चीज़ें हम यार दोस्तों के बीच में नहीं सीख पाते, वे कभी-कभी भ्रमण करने से ज़्यादा सीखने को मिलती हैं। और नई जगहों के नएपन का अनुभव होता है। लोग, भाषा, खान-पान, वहाँ के रहन-सहन, न जाने क्या-क्या देखने को मिलता है। और किसी ने कहा है, अ ट्रैवलर विदाउट ऑब्जर्वेशन इज ए बर्ड विदाउट विंग्स। शौक़े दीदार है अगर तो नज़र पैदा कर। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। एक बार देखने के लिए निकल पड़ो, जीवन भर देखते ही रहोगे, कभी मन नहीं भरेगा। और मैं तो भाग्यशाली हूँ, मुझे बहुत भ्रमण करने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री नहीं था और आप ही की तरह छोटी उम्र थी, मैंने बहुत भ्रमण किया। शायद हिंदुस्तान का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ मुझे जाने का अवसर न मिला हो। ज़िंदगी को बनाने के लिए प्रवास की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। और अब भारत के युवकों में प्रवास में साहस जुड़ता चला जा रहा है, जिज्ञासा जुड़ती चली जा रही है। पहले की तरह वो रटे रटाए बने बनाए उसी रूट पर नहीं चला जाता है। वो कुछ नया करना चाहता है, नया देखना चाहता है। मैं इसे एक अच्छी निशानी मानता हूँ। हमारा युवा साहसिक हो, जहाँ कभी पैर नहीं रखा है वहाँ पैर रखने का उसका मन होना चाहिए। मैं कोल इंडिया को एक विशेष बधाई देना चाहता हूँ।
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड WCL, नागपुर के पास सावनेर, जहाँ कोल माइंस है, उस कोल माइंस में उन्होंने इको फ्रेंडली माइन टूरिज्म सर्किट डेवलप किया है। आमतौर पर हम लोगों की सोच है कि कोल माइंस यानी दूर ही रहना, वहाँ के लोगों की तस्वीरें जो हम देखते हैं तो हमें लगता है वहाँ जाने जैसा क्या होगा। और हमारे यहाँ तो कहावत भी रहती है, कोयले में हाथ काले, तो लोग यूं ही दूर भागते हैं। लेकिन उसी कोयले को टूरिज्म का डेस्टिनेशन बना देना, और मैं खुश हूँ कि अभी अभी तो ये शुरुआत हुई है और अब तक करीब करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नागपुर के पास सावनेर गांव के निकट ये इको फ्रेंडली माइन टूरिज्म की मुलाकात की है। ये अपने आप में कुछ नया देखने का अवसर देती है। मैं आशा करता हूँ कि इन छुट्टियों में जब प्रवास पर जाएं तो स्वच्छता में आप कुछ योगदान दे सकते हैं क्या। इन दिनों एक बात नज़र आ रही है, भले वो कम मात्रा में हो, अभी भी आलोचना करनी है तो अवसर भी है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि एक जागरूकता आई है, टूरिज्म प्लेसेस पर लोग स्वच्छता बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं, टूरिस्ट भी कर रहे हैं, और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के स्थान पर स्थायी रूप से रहने वाले लोग भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। हो सकता है बहुत वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। आप भी एक टूरिस्ट के नाते टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर स्वच्छता, उस पर आप बल दे सकते हैं क्या। मुझे विश्वास है मेरे नौजवान मुझे इसमें जरूर मदद करेंगे। और ये बात सही है कि टूरिज्म सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है। गरीब से गरीब व्यक्ति कमाता है, और जब टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाता है, गरीब टूरिस्ट जाएगा तो भी कुछ तो लेगा, अमीर होगा तो ज़्यादा खर्चा करेगा। और टूरिज्म के द्वारा बहुत रोजगार की संभावना है। विश्व की तुलना में भारत टूरिज्म में अभी बहुत पीछे है, लेकिन हम 125 करोड़ देशवासी हम तय करें कि हमें अपने टूरिज्म को बल देना है तो हम दुनिया को आकर्षित कर सकते हैं। विश्व के टूरिज्म के एक बहुत बड़े हिस्से को हम हमारी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और हमारे देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। सरकार हो, संस्थाएं हो, समाज हो, नागरिक हो, हम सब ने मिलकर के करने का ये काम है। आइए हम उस दिशा में कुछ प्रयास करें। मेरे युवा दोस्तों, छुट्टियां ऐसे ही आके चली जाएं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आप भी इस दिशा में सोचिए, क्या आपकी छुट्टियां जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष और उसका भी महत्वपूर्ण समय ऐसे ही जाने दोगे क्या। मैं आपको सोचने के लिए एक विचार रखता हूँ। क्या आप छुट्टियों में एक हुनर, अपने व्यक्तित्व में एक नई चीज जोड़ने का संकल्प ये कर सकते हैं क्या। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो छुट्टियों में संकल्प कर सकते हैं मैं तैरना सीख लूँ। साइकिल चलाना नहीं आता है, क्या छुट्टियों में तय कर लूँ मैं साइकिल चलाऊँ। आज भी मैं 2 उंगली से कंप्यूटर को टाइप करता हूँ, क्या मैं टाइपिंग सीख लूँ। हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितने प्रकार के कौशल्य हैं, क्यों न उसको सीखें, क्यों न हमारी कुछ कमियों को दूर करें, क्यों न हम अपनी शक्तियों में इजाफा करें। आप सोचिए। और कोई उसमें कोई बहुत बड़े क्लासेस चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए, बहुत बड़ी फीस चाहिए, बड़ा बजट चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपने अगल बगल में भी मान लीजिए आप तय करें कि मैं वेस्ट में से बेस्ट बनाऊंगा, कुछ देखिए और उसमें से बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको आनंद आएगा शाम होते होते कि देखिए ये कूड़े कचरे में से आपने क्या बना दिया। आपको पेंटिंग का शौक है, आता नहीं है, अरे कर शुरू कर दीजिए ना, आ जाएगा। आप अपनी छुट्टियों का समय अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने पास कोई एक नए हुनर के लिए, अपने कौशल विकास के लिए अवश्य करें। और अनगिनत क्षेत्र हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो गिना रहा हूँ वही क्षेत्र हो सकते हैं। और आपके व्यक्तित्व की पहचान उससे, और इससे आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा। एक बार देख लीजिए, और जब छुट्टियों के बाद स्कूल में वापस जाओगे, कॉलेज में वापस जाओगे और अपने साथियों को कहोगे भाई मैंने तो छुट्टियों में ये सीख लिया, और अगर उसने नहीं सीखा होगा तो वो सोचेगा यार मेरा तो बर्बाद हो गया, तुम बड़े पक्के हो यार, कुछ करके आ गए।
ये अपने साथियों में सहज बात होगी। मुझे विश्वास है कि आप जरूर करेंगे और मुझे बताइए आपने क्या सीखा, बताएंगे ना? इस बार मन की बात में माईगोव पर कई सुझाव आए। मेरा नाम अभी चतुर्वेदी है। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, आपने पिछले गर्मियों की छुट्टियों में बोला कि चिड़ियों को भी गर्मी लगती है, तो हमें एक बर्तन में पानी रखकर अपनी बालकनी में या छत पर रख देना चाहिए, जिससे चिड़िया आकर पानी पी ले। मैंने ये काम किया और मुझे को आनंद आया। इसी बहाने मेरी बहुत सारी चिड़ियों से दोस्ती हो गई। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस कार्य को वापस मन की बात में दोहराएं। धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अभी चतुर्वेदी एक बालक का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उसने मुझे फोन करके एक अच्छा काम याद करवा दिया। पिछली बार तो मुझे याद था और मैंने कहा था कि गर्मियों के दिनों में पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर मिट्टी के बर्तन में पानी रखें। अभी ने मुझे बताया कि वो साल भर से इस काम को कर रहा है और उसकी कई चिड़ियाँ उसकी दोस्त बन गई हैं। हिंदी की महान कवि महादेवी वर्मा वो पक्षियों को बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपनी कविता में लिखा था, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। आइए महादेवी जी की इस बात को हम भी करें। मैं अभी को अभिनंदन भी देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि तुमने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात याद कराई। मैसूर से शिल्पा कुक्के, उन्होंने एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा हम सबके लिए रखा है। उन्होंने कहा कि हमारे घर के पास दूध बेचने वाले आते हैं, अखबार बेचने वाले आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, कभी कोई बर्तन बेचने वाले वहाँ से गुजरते हैं, कपड़े बेचने वाले गुजरते हैं। क्या कभी हमने उनको गर्मियों के दिनों में पानी के लिए पूछा है क्या? क्या कभी हमने उसको पानी ऑफर किया है क्या? शिल्पा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने बहुत संवेदनशील विषय को बड़े सामान्य सरल तरीके से रख दिया। ये बात सही है, बात छोटी होती है, लेकिन गर्मी के बीच अगर पोस्टमैन घर के पास आया और हमने पानी पिलाया, कितना अच्छा लगेगा उसको। खैर, भारत में तो ये स्वभाव है ही है। लेकिन शिल्पा, मैं आभारी हूँ कि तुमने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, डिजिटल इंडिया आपने बहुत सुना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि डिजिटल इंडिया तो शहर के नौजवानों की दुनिया है। जी नहीं, आपको खुशी होगी कि एक किसान सुविधा ऐप आप सबकी सेवा में प्रस्तुत किया है। ये किसान सुविधा ऐप के माध्यम से अगर आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो आपको कृषि संबंधी, वेदर संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ अपनी हथेली में ही मिल जाएगी। बाजार का हाल क्या है, मंडियों में क्या स्थिति है, इन दिनों अच्छी फसल का क्या दौर चल रहा है, दवाइयाँ कौन सी उपयुक्त होती हैं, कई विषय उस पर है। इतना ही नहीं, इसमें एक बटन ऐसा है कि जो सीधा सीधा आपको कृषि विज्ञानियों के साथ जोड़ देता है, एक्सपर्ट के साथ जोड़ देता है, और आप अपना कोई सवाल उसको सामने रखोगे तो वो जवाब देता है, समझाता है आपको। मैं आशा करता हूँ कि मेरे किसान भाई बहन इस किसान सुविधा ऐप को अपने मोबाइल फ़ोन पर डाउनलोड करें और ट्राई तो कीजिए, उसमें से कुछ आपके काम आता है क्या। और फिर भी कुछ कमी महसूस होती है तो आप मुझे शिकायत भी कर दीजिए। मेरे किसान भाइयों बहनों, बाकियों के लिए तो गर्मी छुट्टियों के लिए अवसर होता है, लेकिन किसान के लिए तो और पसीना बहाने का अवसर बन जाता है। वो वर्षा का इंतज़ार करता है और इंतज़ार के पहले किसान अपने खेत को तैयार करने के लिए जी जान से जुट जाता है, ताकि वो बारिश की एक बूंद भी बर्बाद होने नहीं देना चाहता है। किसानी के लिए, किसानी की सीजन शुरू होने से पहले का यह समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम देशवासियों को भी सोचना होगा कि पानी के बिना क्या होगा। क्या ये समय हम अपने तालाब, अपने यहाँ की पानी बहने के रास्ते, तालाबों में पानी आने के जो मार्ग होते हैं, जहाँ पर
कूड़ा कचरा या कुछ न कुछ एंक्रोचमेंट हो जाता है तो पानी आना बंद हो जाता है और उसके कारण जल संग्रह धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्या हम उन पुरानी जगहों को फिर से एक बार खुदाई करके सफाई करके अधिक जल संचय के लिए तैयार कर सकते हैं क्या? जितना पानी बचाएंगे तो पहली बारिश में भी अगर पानी बचा लिया, तालाब भर गए, हमारे नदी नाले भर गए, तो कभी पीछे बारिश रुक भी जाए तो हमारा नुकसान कम होता है। इस बार आपने देखा होगा 5 लाख तालाब, खेत तालाब बनाने का बीड़ा उठाया है। मनरेगा से भी जल संचय के लिए एसेट्स क्रिएट करने की तरफ बल दिया है। गांव-गांव पानी बचाओ, आने वाली बारिश में बूंद-बूंद पानी कैसे बचाएं, गांव का पानी गांव में रहे, ये अभियान कैसे चलाएं। आप योजना बनाइए, सरकार की योजनाओं से जुड़िए ताकि एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा करें जिसके पानी का महात्म्य भी समझे और पानी संचय के लिए हर कोई जुड़े। देश में कई ऐसे गांव होंगे, कई ऐसे प्रगतिशील किसान होंगे, कई ऐसे जागरूक नागरिक होंगे जिन्होंने इस काम को किया होगा, लेकिन फिर भी अभी और ज़्यादा करने की आवश्यकता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं एक बार आज फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि अभी पिछले दिनों भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा किसान मेला लगाया था और मैंने देखा कि क्या क्या आधुनिक टेक्नोलॉजी आई है और कितना बदलाव आया है कृषि क्षेत्र में, लेकिन फिर भी अभी खेतों तक उसे पहुँचाना है। और अब किसान भी कहने लगा है कि भाई अब तो फर्टिलाइज़र कम करना है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। अधिक फर्टिलाइज़र के दुरुपयोग ने हमारी इस धरती माँ को बीमार कर दिया है और हम धरती माँ के बेटे हैं, संतान है। हम अपनी इस धरती माँ को बीमार कैसे देख सकते हैं? अच्छे मसाले डालें तो खाना कितना बढ़िया बनता है, लेकिन अच्छे से अच्छे मसाले भी अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दें तो वो खाना खाने का मन करता है क्या? वही खाना बुरा लगता है ना। ये फर्टिलाइज़र का भी ऐसा ही है। कितना ही उत्तम फर्टिलाइज़र क्यों न हो, लेकिन हद से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो बर्बादी का कारण बन जाएगा। हर चीज़ बैलेंस होनी चाहिए और इससे खर्चा भी कम होगा, पैसे आपके बचेंगे। और हमारा तो मत है कम कॉस्ट ज़्यादा आउटपुट, कम लागत ज़्यादा पावत। इसी मंत्र को लेकर के चलना चाहिए और वैज्ञानिक तौर तरीकों से हम अपने कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि जल संचय में जो भी आवश्यक काम करना पड़े, हमारे पास 1-2 महीने हैं बारिश आने तक, हम पूरे मनोयोग से इसको करें। जितना पानी बचेगा किसानी को उतना ही ज़्यादा लाभ होगा, जिंदगी उतनी ही ज़्यादा बचेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस बार दुनिया ने वर्ल्ड हेल्थ डे को बीट डायबिटीज इस थीम पर केंद्रित किया है। डायबिटीज को परास्त करिए। डायबिटीज एक ऐसा मेजबान है कि वो हर बीमारी की मेजबानी करने के लिए आतुर रहता है। एक बार अगर डायबिटीज घुस गया तो उसके पीछे ढेर सारे बीमारी रूपी मेहमान अपने घर में शरीर में घुस जाते हैं। कहते हैं कि 2014 में भारत में करीब 6.5 करोड़ डायबिटीज के मरीज थे। 3% मृत्यु का कारण कहते हैं कि डायबिटीज पाया गया। और डायबिटीज के 2 प्रकार होते हैं, एक टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में वंशगत रहता है, हेरिडिटरी है, माता पिता को है इसलिए बालक को होता है। और टाइप 2 आदतों के कारण, उम्र के कारण, मोटापे के कारण हम उसको निमंत्रण दे करके बुलाते हैं। दुनिया डायबिटीज से चिंतित है, इसलिए 7 तारीख को वर्ल्ड हेल्थ डे में इसको थीम रखा गया है। हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल उसके लिए सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक श्रम कम हो रहा है, पसीने का नामो निशान नहीं है, चलना फिरना हो नहीं रहा है। खेल भी खेलेंगे तो ऑनलाइन खेलते हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है। क्या हम 7 तारीख से कुछ प्रेरणा लेकर के अपने निजी जीवन में डायबिटीज़ को परास्त करने के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? आपको योगा में रुचि है तो योगा कीजिए, नहीं तो कम से कम दौड़ने चलने के लिए तो जाइए। अगर मेरे देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो मेरा भारत भी तो स्वस्थ होगा। कभी कभार हम संकोचवश
मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं और फिर बहुत बुरे हाल होने के बाद ध्यान में आता है, ओहो मेरा तो बहुत पुराना डायबिटीज़ था, चेक करने में क्या जाता है, इतना तो कर लीजिए। और अब तो सारी बातें उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से हो जाती हैं। आप ज़रूर उसकी चिंता कीजिए। 24 मार्च को दुनिया ने टीबी डे मनाया। जब मैं छोटा था तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते थे, ऐसा लगता था कि बस अब तो मौत आ गई। लेकिन अब टीबी से डर नहीं लगता है, क्योंकि सबको मालूम है कि टीबी का उपचार हो सकता है और आसानी से हो सकता है। लेकिन जब टीबी और मौत जुड़ गए थे तो हम डरते थे, लेकिन अब टीबी के प्रति हम बेपरवाह हो गए हैं। दुनिया की तुलना में टीबी के मरीजों की संख्या हमारे यहाँ बहुत है। टीबी से अगर मुक्ति पानी है तो एक तो करेक्ट ट्रीटमेंट चाहिए और कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहिए। सही उपचार हो और पूरा उपचार हो। बीच में से छोड़ दिया तो वो मुसीबत नई पैदा कर देता है। अच्छा, टीबी तो एक ऐसी चीज़ है कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी तय कर सकते हैं, अरे भाई चेक करो, देखो तुम्हें टीबी हो गया होगा। खांसी आ रही है, बुखार रहता है, वजन कम होने लगता है, तो अड़ोस पड़ोस को भी पता चल जाता है कि देखो यार उसको तो कहीं टीबी वीबी तो नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये बीमारी ऐसी है कि जिसको जल्द जांच की जा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। 13,500 से अधिक माइक्रोस्कोपी सेंटर हैं, 4 लाख से अधिक डॉट प्रोवाइडर हैं, अनेक एडवांस लैब हैं और सारी सेवाएं मुफ्त में हैं। आप एक बार जांच तो करवा लीजिए और ये बीमारी जा सकती है, बस सही उपचार हो और बीमारी नष्ट होने तक उपचार जारी रहे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि चाहे टीबी हो या डायबिटीज़ हो, हमें उसे परास्त करना है। भारत को हमें इन बीमारियों से मुक्ति दिलानी है, लेकिन ये सरकार, डॉक्टर, दवाई से नहीं होता है जब तक कि आप न करें। और इसलिए मैं आज मेरे देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि हम डायबिटीज़ को परास्त करें, टीबी से मुक्ति पाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, अप्रैल महीने में कई महत्वपूर्ण अवसर आ रहे हैं। विशेषकर 14 अप्रैल भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर का जन्मदिन, उनकी 125वीं जयंती साल भर पूरे देश में मनाई गई। एक पंचतीर्थ, मऊ उनका जन्मस्थान, लंदन में उनकी शिक्षा हुई, नागपुर में उनकी दीक्षा हुई, 26 अलीपुर रोड में उनका महापरिनिर्वाण हुआ और मुंबई में जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ वो चैत्य भूमि। इन 5 तीर्थ के विकास के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस वर्ष 14 अप्रैल को पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ जाने का सौभाग्य मिल रहा है। एक उत्तम नागरिक बनने के लिए बाबा साहब ने हमें बहुत कुछ दिया है। उस रास्ते पर चल करके एक उत्तम नागरिक बन करके उनको हम बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कुछ ही दिनों में विक्रम संवत की शुरुआत होगी, नया विक्रम संवत आएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। कोई उसे नव संवत्सर कहता है, कोई गुड़ी पड़वा कहता है, कोई वर्ष प्रतिपदा कहता है, कोई उगादि कहता है। लेकिन हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में इसका महात्म्य है। मेरी नववर्ष के लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप जानते हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे मन की बात को सुनने के लिए कभी भी सुन सकते हैं, करीब करीब 20 भाषाओं में सुन सकते हैं, आपके अपने समय पर सुन सकते हैं, आपके अपने मोबाइल फ़ोन पर सुन सकते हैं। बस सिर्फ आपको एक मिस कॉल करना होता है। और मुझे खुशी है कि इस सेवा का लाभ अभी तो 1 महीना मुश्किल से हुआ है, लेकिन 35 लाख लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। आप भी नंबर लिख लीजिए 81908 81908। मैं रिपीट करता हूँ 81908 81908। आप मिस कॉल करिए और जब भी आपकी सुविधा हो, पुरानी मन की बात भी सुनना चाहते हो तो भी सुन सकते हो, आपकी अपनी भाषा में सुन सकते हो। मुझे खुशी होगी आपके साथ जुड़े रहने की। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।